हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हो आप सब तो बढ़िया ही होंगे क्योंकि नेक्स्ट वीक होने वाला है काफ़ी अच्छे आईपीओ का लिस्टिंग। और आज हम देखने वाले हैं इंडिक्यूब स्पेस करके आईपीओ, उसका रिव्यू करने वाले हैं। ओके, तो आज हम देखते हैं कि कंपनी करती क्या है और कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स क्या है। फिर इसमें जो लॉट्स है वो लॉट्स का कैसा है, ईच कैटेगरी के हिसाब से कितने लॉट्स हमें लेना पड़ेगा, कितने शेयर्स लेने पड़ेंगे एज़ पर दी कैटेगरी, और कितने रिजर्वेशन है, रिटेल कोटा में कितने रिजर्वेशन है, फिर HNI स्मॉल HNI सब हम देखने वाले कि कितना रिजर्वेशन है। फिर ऑब्जेक्ट ऑफ इशू क्या है, मतलब ये इशू का ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब वो कहाँ पे ये पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। फिर फाइनेंशियल देखेंगे कंपनी कैसी है, कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, वीक है या इंटरमीडिएट है, कैसा है वो हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कहता है कि हमें लिस्टिंग डे के दिन कितना गेन हो सकता है। वैसे तो ग्रे मार्केट प्रीमियम हम बस एक लगा सकते हैं प्रोबेबिलिटी कि कितना हमें मिल सकता है, ये मतलब 100% श्योर नहीं बताता है। ओके, और लास्ट हम देखने वाले हैं कि इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट क्या है, मतलब इसमें क्या नेगेटिव चीज़ है और इसमें क्या पॉजिटिव चीज़ है। ओके, तो और लास्ट में हम ये भी देखने वाले कि मैं अपने हिसाब से इसको परचेस करने वाला हूँ, लेने वाला हूँ या नहीं लेने वाला। ओके, तो अगर आपको भी कोई फाइनेंशियल टिप चाहिए तो आप अपने ज़रूर कंसल्टेंट से ही लीजिए, क्योंकि दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। हम यहाँ पे कोई टिप प्रोवाइड नहीं करते हैं, हम बस यहाँ पे एक एजुकेशनल पर्पस के लिए रिव्यू कर रहे हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी के बारे में। कंपनी स्टार्ट हुई थी 2015 में, इनकॉर्पोरेट हुई थी। और ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी जो स्मॉल ऑफिसेस होते हैं उसको मॉडर्न ऑफिस करने में हेल्प आउट करती है। जैसे कि वो रेंट पे कॉर्पोरेट्स में ऑफिसेस बना के देती है उनको, जैसा फर्नीचर, जैसा इंटीरियर चाहिए रहता है एक ऑफिस माहौल जैसा, वैसा ये बना के देती है। ये अक्रॉस दी इंडिया अराउंड 15 सिटीज़ में अवेलेबल है, जिसमें Tier 1 में भी अवेलेबल, जैसे कि बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, नोएडा हो गया, ये सब जगह अवेलेबल एक्सेट्रा। और 11 नॉन टियर सिटीज़ में भी अवेलेबल, जैसे कि कोची हो गया, मदुराई हो गया, कोयम्बटूर हो गया एक्सेट्रा, ये सब जगह पे ये अवेलेबल है। और ऑल्सो 2023 से 2025 तक इन्होंने टोटल 41 एक्स्ट्रा ऐड किया है प्रॉपर्टीज़, अपने कलेक्शंस में एक्सपांड किया है 5 न्यू सिटीज़ में। ओके, अब नेक्स्ट हम देखने वाले आईपीओ की डिटेल्स। इनके आईपीओ के हिसाब से अगर देखा जाए 23 को आईपीओ स्टार्ट होगा बिड होना, तो आप मॉर्निंग 10 o'clock से इसको अलॉटमेंट के लिए ले सकते हो, इसमें बिड कर सकते हो। 25 तक शाम तक अराउंड 5 PM तक आप मैंडेट कर सकते हो। 25 लास्ट डेट होगा इसको बिड करने का। इसका फेस वैल्यू 1 रुपीज़ पर शेयर है। प्राइस बैंड इसका 225 to 237 है। अराउंड 237 के आसपास का आप ले सकते हो कि आपको 237 के आसपास ही बिड लगाना होगा। लॉट साइज 63 का है, मतलब सिंगल लॉट में आपको 63 शेयर्स मिलेंगे। और इसमें अगर देखा जाए इशू साइज़ तो 700 करोड़ का टोटल इशू साइज़ है। फ्रेश इशू 650 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल जो है वो 50 करोड़ का है। ओके, और ये लिस्टिंग होगा BSE एंड NSE में। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या टेंटेटिव शेड्यूल है। ओके, तो आईपीओ डेट है स्टार्टिंग का 23 जुलाई और वेडनेसडे है, और क्लोजिंग होगा फ्राइडे को 25 को जुलाई। ओके, 23, 23, 24, 25 आप ये 3 दिन पे इसको आप बिड कर सकते हो। और टेंटेटिव ऑफ अलॉटमेंट होगा 28 को। आपका 28 को पता चले आपको अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपको हो गया रहेगा तो 29 को आपको क्रेडिट मिल जाएगा आपके डीमैट अकाउंट में, और अगर नहीं हुआ है तो आपको 29 को रिफ़ंड मिल जाएगा। और जो उसका लास्ट डेट है मैंडेट का टाइमिंग वो है 5 PM और 25 जुलाई। ओके, अब हम देखेंगे इसमें लॉट्स एंड रिजर्वेशन एज पर कैटेगरी। तो उसमें अगर देखा जाए तो मिनिमम जो रिटेल कोटा में होता है सिंगल लॉट, उसमें 63 शेयर्स मिलेंगे आपको, जिसमें लगाना पड़ेगा 14,931। मैक्सिमम 13 लॉट्स मिलेंगे जिसमें 819 आपको शेयर्स मिलेंगे, और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 1,94,103, क्योंकि मैक्सिमम रिटेल कोटा में आप सिर्फ 2 लाख रुपीज़ तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। स्मॉल HNI में देखा जाए तो 14 लॉट्स के आप साथ जा सकते हो, जो होगा 2,09,000 के आसपास। और मैक्सिमम स्मॉल HNI में आपको मिलेगा 66 लॉट, जो होगा 4,158 शेयर्स, और इसका अमाउंट होगा 9,85,446 रुपीज़ के आसपास। और बिग HNI में आपको मिनिमम 67 लॉट्स लेना होगा, जो लगभग 10 लाख के आसपास होता है। ओके, अब देखा जाए तो इसमें
इन्वेस्टेड कैटेगरी के हिसाब से हम इसका कितना शेयर उन्होंने ऑफ़र किया वो हम देखते हैं। तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है QIB शेयर ऑफ़र है 75% के आसपास, और जो HNI होते हैं उनके लिए 15% के आसपास है, और रिटेल वालों के लिए सिर्फ 10% के आसपास इन्होंने प्रोवाइड किया है। और एम्प्लॉय शेयर जो उनकी कंपनीज़ में काम करते हैं उनके लिए लगभग 0.20% के आसपास इन्होंने ऑफ़र किया है। ओके, और अगर इसमें देखा जाए तो मेजर प्रमोटर्स जो है वो है ऋषि दास, मेघना अग्रवाल एंड अंशुमन दास। ये इनके 3 प्रमोटर्स हैं जिनके पास टोटल 70.47% शेयर थे ऑफ प्री इशू, और पोस्ट के मतलब शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू इनका हो जाएगा 60% के लगभग। ओके, अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ इशू क्या है, मतलब कंपनी क्या करने वाली है पैसे को। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि कंपनी अराउंड 462 करोड़ टोटल अपने न्यू सेंटर्स मतलब अपने बिजनेस के एक्सपांशन के लिए ही यूज़ करने वाली है। और नेक्स्ट जो सेकंड उन्होंने मेंशन किया है वो रीपेमेंट प्रीपेमेंट, मतलब वो अपने जो डेप्ट है उसको ज़रा सा डाइल्यूट करने के लिए हेल्प आउट करेगी, मतलब डेप्ट को कम करने के लिए हेल्प आउट करेगी। जो 93 करोड़ उसमें इन्वेस्ट करेंगे, बाकी अमाउंट अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में लगाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनके फाइनेंशियल्स उन्होंने प्रोवाइड किया है पर ईयर के हिसाब से 23 का मार्च, 24 मार्च और 2025 का मार्च। ओके, तो अगर देखा जाए तो इनका सारा जो यहाँ पे डेटा उन्होंने प्रोवाइड किया वो करोड़ में है। तो अगर 23 में इनके पास टोटल एसेट्स थे 2969 करोड़ के आसपास। 24 में था 2024 मार्च में 3667 करोड़ के आसपास, और 2025 में है 4685 करोड़ के आसपास। मतलब एसिड्स बहुत अच्छे इन्होंने प्रोवाइड किया और मेंटेन करके रखा, और इंक्रीज़ भी हो रहा है। तो ये एक एसिड मेकिंग कंपनी है, मतलब एसिड पे काफ़ी अच्छे से इन्होंने फोकस करके रखा है। रेवेन्यू अगर देखा जाए तो 601 करोड़ 23 में थे, 2024 में 867 करोड़, और 2025 में 1102 करोड़ के आसपास है। रेवेन्यू भी थोड़ा अच्छा दिख रहा है। बट पैड देखते हैं, पैड मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब ओवरऑल एट द एंड टैक्सेशन के बाद इन्होंने क्या इनका अमाउंट बचता है। 2023 में इन्होंने लॉस किया था अराउंड 200 करोड़ के आसपास। 2024 में इनका था 340 करोड़ के आसपास लॉस, और 2025 में 140 करोड़ के आसपास लॉस है। मतलब देखा जाए तो कंपनी लॉस कर रही है, और लॉस इनका जो है टैक्सेशन के बाद है, मतलब अभी भी लॉस मेकिंग ही है। और अगर एबिटा देखा जाए, एबिटा मतलब क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेशन एंड डाइल्यूशन से सब डेप्रिसिएशन होता है, सॉरी। तो ये सब अगर हम देखा जाए तो इस पर 258 करोड़ उनका 23 करोड़ में थे, 2024 में 263 करोड़, और 2025 में 660 करोड़। मतलब इसके बाद इनका टैक्सेशन होगा, डेप्रिसिएशन, ये सब चीज़ें जो होती है वो सब होगा। उसके बाद अगर देखा, मतलब मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि एसिड्स इनका बहुत अच्छा मेंटेन है, तो काफ़ी एक पॉजिटिव चीज़ इनका एसिड ही है। और अगर देखा जाए नेटवर्थ भी देखा जाए तो पहले 2023 में लॉसेस था 300 करोड़ के आसपास, 24 में प्रॉफिट मतलब नेटवर्थ प्रॉफिट में दिख रहा है 130 करोड़, और 2025 में 3 करोड़ के आसपास इनका लॉस दिख रहा है। ओके, और रिजर्व्स एंड सरप्लस देखा जाए तो वो भी पहले लॉसेस में था, फिर 24 में पॉजिटिव में, और 25 में हल्का सा वापस नेगेटिव में गया। बट टोटल बोरोविंग्स देखा जाए तो उन्होंने 23 से 24 के बीच में मैक्सिमम बोरोविंग्स कम किया है, मतलब 623 करोड़ से 164 करोड़ पे इनका बोरोविंग्स कम हुआ है। मतलब ज़्यादा लॉस नहीं, ज़्यादा बोरोविंग्स था 620 करोड़ के आसपास, फिर उनका बोरोविंग्स इन्होंने रीपे करके 164 करोड़ के आसपास आ गए, और अभी हल्का सा 2025 में इंक्रीज़ हो गया है, लगभग 2x हो गया, इंक्रीज़ हो गया है। बट इनका एसिड्स काफ़ी अच्छा है। तो अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल्स लॉस मेकिंग तो है, बट एसिड्स काफ़ी अच्छा है। और अगर ये जहाँ पे लॉस कर रहे हैं, अगर उस पर फोकस करके थोड़ा सा ये फोकस उस पर करके अच्छे से चीज़ें मेंटेन करके सब कुछ करेंगे तो काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म में ये एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और फिर नेक्स्ट देखा जाए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में हमें इसमें 16.88 मतलब लगभग 17 to 16% के आसपास दिखा रहा है लिस्टिंग प्राइस। बट इसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी नहीं होती, ज़्यादा बुरी भी नहीं होती है। तो हम एस्टिमेटेड ले सकते हैं कि 15 to 20% के आसपास एस्टिमेटेड गेन हमें मिल सकता है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। तो पॉजिटिव अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल रैपिड ग्रोथ है, मतलब इनका काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिल रहा है। और इनके कंपनीज के जो पेयर्स हैं, इनके जो पेयर्स मतलब इनके जो कॉम्पिटिटर्स है, वो हिसाब से ये कंपनी
ज़्यादा हाई लेवल पे भी नहीं है, ज़्यादा लो पे भी नहीं, इंटरमीडिएट पे आती है। और इनका फाइनेंशियल्स अगर देखा जाए तो स्टेबल है, सब मिला के, मतलब ईच एंड एवरी एसिड्स भी, पैड, सब कुछ मिला के एक स्टेबल है। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर अच्छे से परफॉर्मेंस किया जाए, आगे कंपनी अच्छे से मेंटेन किया जाए, तो एक अच्छा ये कंपनी ग्रो कर सकती है और अपने फंड्स को ये अपनी कंपनी में ही इन्वेस्ट करने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। नेगेटिव में ये है कि लॉस मेकिंग अभी भी है। सेकेंड, कंसंट्रेशन रिस्क, मतलब ये एक ऐसा है कि आप यहाँ पे हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड वाला है। लॉन्ग टर्म में भी हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड, मतलब या तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, लॉसेस भी हो सकता है। ओके। और थर्ड ये है कि रियल इस्टेट साइकिल एक्सपोजर, मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई कंपनी, ये कंपनी ने किसी सिटी में अपना ब्रांच ओपन किया है, वहाँ पे भी ये छोटी कंपनीज को मॉडर्न करने के लिए अपना स्टार्टअप वहाँ पे किया है कोई न्यू सिटी में, और वहाँ पे अगर इनको अडॉप्ट नहीं किया गया, मतलब अगर इनके पास क्लाइंट्स नहीं मिले, इनके पास न्यू मेंबर्स नहीं मिले जो इनसे कॉर्पोरेट ऑफिस ले, तो ये एक इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ें भी है, बट काफ़ी रिस्की वाला भी चीज़ है ये। तो मेरे हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मैं ये आईपीओ को अवॉइड करूँगा ज़रा, क्योंकि ये आईपीओ का मेरे को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी भी पैट के हिसाब से तो मेरे को ज़रा नेगेटिव ही दिख रहा है, बट लॉन्ग टर्म में एक अच्छा हो सकता है। तो आप लोग का क्या कहना है, आप लोग इसमें इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे, मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ज़रूर खुद के हिसाब से एनालिसिस कीजिए और अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से ज़रूर एक बार एडवाइस लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही है।